अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन लेवल। आते हुए दही ले आना के मैसेज से लेकर दोस्तों आज दुनिया की बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स व्हाट्सएप पर की जाती हैं। आज के दिन व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर ऐप बन चुकी है। इनके 2 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। मतलब दुनिया में रहने वाले 25% लोग इस एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचकर देखा है कि ये ऐप कम्प्लीटली फ्री टू यूज है, किसी किस्म की कोई ऐड भी मौजूद नहीं, तो ये व्हाट्सएप कंपनी पैसा कैसे कमाती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों व्हाट्सएप को साल 2009 में 2 लोगों की तरफ से शुरू किया गया था, ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। इन दोनों ने इससे पहले साथ काम किया था याहू कंपनी में 9 साल तक। और जब इन्होंने याहू कंपनी को छोड़ा तो ये अलग अलग जॉब्स में अप्लाई करने लगे। इन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया लेकिन रिजेक्ट हो गए। ट्विटर में अप्लाई किया, वहां से भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट एक बहुत फेमस ट्वीट भी है ब्रायन एक्टन का जो उन्होंने 2009 में किया था। फेसबुक से रिजेक्ट होकर भी इन्होंने एक ट्वीट किया था। और हैरानी की बात यह है कि ठीक इसके 5 साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया पूरे 19 बिलियन डॉलर्स देकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट्सएप शुरू कैसे हुआ। दोस्तों इस व्हाट्सएप के आइडिया के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों जैन कॉम जब जिम जाते थे तो इन्होंने ये रियलाइज किया कि इनके दोस्त इन्हें कॉल कर रहे हैं और वर्कआउट करते वक्त ये उनकी कॉल नहीं उठा पाते थे। फिर इन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जो हमारा स्टेटस बता सके, और इस स्टेटस को देखकर मेरे दोस्त ऑलरेडी समझ जाएं कि मैं जिम में हूँ और मुझे कॉल ना की जाए। और इस बेसिक आइडिया को लेकर इन्होंने एक ऐप बनाई जिसका नाम था व्हाट्सएप। और दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टार्टिंग में इस ऐप में मैसेज सेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये ऐप सिंपली व्हाट्सएप थी और ये लफ्ज व्हाट्सएप से निकला है। जैसे आप किसी से पूछते हैं व्हाट्सएप क्या हाल है आपका, तो आप बस अपना हाल बता सकते थे इस ऐप पर। यानी कि इस ऐप पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेटस बता सकते थे। और इसी तरह जब आप स्टेटस बदलते तो ये ऐप आपके फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स को नोटिफिकेशन दे देती। और शुरू में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए ये ऐप बनाई गई। और फिर इन्होंने रियलाइज किया कि लोग इस स्टेटस को एज अ मैसेज यूज करने लगे। जैसे आपने स्टेटस बदला कि मैं जिम में हूँ और आपके दोस्त ने इस पर रिप्लाई करते हुए कहा कि मैं भी जिम में आ रहा हूँ, तो इसी तरह लोग इसे मैसेजेस के लिए इस्तेमाल करने लगे। फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस ऐप को मैसेजिंग सर्विस के लिए बना दें। और ये आइडिया जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ क्योंकि 2009 में सिर्फ एक और ऐप ऐसी थी जिस पर आप फ्री में मैसेज कर सकते थे, और वो ऐप थी ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी मैसेंजर। जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास ब्लैकबेरी फोन होना लाजमी था क्योंकि सिर्फ ब्लैकबेरी फोन यूज करने वाले ही इस BBM को यूज कर सकते थे। और यहाँ पर इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी व्हाट्सएप ने। और जो बाकी फोन यूजर्स थे उन्हें भी कुछ इसी तरह फ्री मैसेजिंग ऐप की जरूरत थी जो कि उन्हें व्हाट्सएप की सूरत में मिली। और कुछ ही दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप को डाउनलोड किया। और देखते ही देखते व्हाट्सएप को इन्वेस्टर्स की फंडिंग मिलने लगी। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपने आप ही बढ़ने लगी बगैर किसी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के। और कुछ इस तरह से व्हाट्सएप की ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिली। और तो और 2009 में एक SMS के लिए बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते थे। कॉलिंग के मिनट के हिसाब से कंपनीज पैसे चार्ज करती थी। ये चीज बहुत ही महंगी पड़ती थी और व्हाट्सएप लोगों के लिए एक सहूलत थी, इसलिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे। अगले 2 सालों में ये ऐप स्टोर पर टॉप 10 ऐप्स में आ गई। और ये ऐप अमेरिका को छोड़कर बाकी तमाम मुल्कों के लिए यूजफुल थी। SMS पर बहुत लो रेट थे और तो और ये कॉलिंग के फ्री मिनट्स भी दे रहे थे, इसलिए अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए ये ऐप कुछ ज्यादा खास नहीं थी और वो अपने SMS ही यूज करते रहे। और आज भी अमेरिका की मार्केट में व्हाट्सएप के लिए कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप को एक्चुअली में अपनी ग्रोथ यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में मिली। और शुरू के दिनों में इन्हें व्हाट्सएप चलाने के लिए कुछ ज्यादा खर्चा तो नहीं करना पड़ता था क्योंकि इन्होंने एक सिंपल सी ऐप बनाई थी। और तो और ये ना कोई मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खर्चा करना पड़ रहा था व्हाट्सएप को चलाने का, वो एक्चुअली में वेरिफिकेशन कोड भेजने का खर्चा था, जो कि एक OTP आता है व्हाट्सएप की तरफ से जब एक नया यूजर ज्वाइन करता है। तो व्हाट्सएप के लिए उन दिनों ये सबसे बड़ा खर्चा था। हालांकि दोस्तों बहुत सी कंपनी व्हाट्सएप के शेयर्स खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स इतनी तेजी से नहीं आ रही थी। तो इन्होंने अपना एक नया बिजनेस मॉडल सोचा। व्हाट्सएप ने $1 पर ईयर इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए अपने यूजर से चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इस ऐप का यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और तो और इस ऐप में न्यू फीचर्स भी ऐड किए जा रहे थे, जैसा कि अब आप व्हाट्सएप पर फोटोज भी सेंड कर सकते थे। तो इनकी ग्रोथ कंटिन्यू रही। 2011 के आते आते इनकी टॉप ऐप बन चुकी थी ऐप स्टोर पर। और ब्रायन एक्टन एक चीज में बहुत क्लियर थे, इन्होंने अपने
टेबल के ऊपर एक नोट चिपका रखा था, नो एड, नो गेम्स, नो गिमिक्स। ये कोई एड्स नहीं रखना चाहते थे व्हाट्सएप पर और ना ही कोई फालतू के फीचर्स ऐड करना चाहते थे, और ये अपने ऐप को सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहते थे क्योंकि ये ऐप मैसेजिंग के लिए बनाई गई थी। और इनका मानना ये था कि इस एक काम में ये ऐप इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि कोई और ऐप इससे कम्पीट ना कर पाए। सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर ये ऐप प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। जितना भी पैसा ये कमाते उसे अपनी छोटी सी टीम पर खर्च करते ताकि व्हाट्सएप में नए फीचर्स ऐड किए जा सकें। इनका कहना था, आवर प्रोडक्ट इज आवर पैशन, योर डाटा इजंट इवन द पिक्चर। हमें आपका डेटा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद कहानी में एंट्री होती है फेसबुक की। वैसे तो 2012 से ही मार्क जकरबर्ग कोशिश कर रहे थे व्हाट्सएप को खरीदने की, लेकिन फरवरी 2014 में जाकर ये डील फाइनलाइज होती है और $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया जाता है फेसबुक की तरफ से। और जितने भी एम्प्लॉयज व्हाट्सएप के अंडर काम कर रहे थे वो सब अब फेसबुक के एम्प्लॉय बन जाते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप के फाउंडर्स की मीटिंग गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी हुई थी, लेकिन गूगल के साथ इनकी डील फाइनलाइज नहीं हो पाई। फेसबुक इतना डेस्परेट था व्हाट्सएप को खरीदने के लिए क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीटर व्हाट्सएप ही था। वैसे तो 2014 के आते आते बहुत सी कंपटीटर एप्लीकेशंस निकल आई थी, जैसा कि WeChat, लाइन और वाइबर। फेसबुक ने देखा कि अगर यहाँ पर व्हाट्सएप को ही खरीद लिया जाए तो अपने आप फेसबुक मैसेंजर प्लस व्हाट्सएप हमारी कंपनी के कंपटीशन में कोई भी नहीं बचेगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप के पास इतने सारे यूजर्स का डेटा है और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादा पैसे कमाने में। इस डील के बाद एक्टन और काउम दोनों व्हाट्सएप के फाउंडर्स रातों रात बिलियनर बन गए। अगर आप सोच रहे हैं कि उनका क्या रीजन था व्हाट्सएप को बेचने के पीछे, फेसबुक ने उनसे कहा था कि हम व्हाट्सएप खरीद जरूर रहे हैं, लेकिन खरीदने के बाद भी हम व्हाट्सएप को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते रहने देंगे। तो इस वजह से उन्होंने एग्री कर लिया। वैसे तो सुनने में बहुत अच्छी डील लगती है कि उन्होंने अपने पैसे भी ले लिए और अपनी वैल्यू पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, लेकिन इस कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट आता है क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक के दरमियान आने वाले सालों में कॉन्स्टेंटली टकराव देखने को मिला। जनवरी 2016 में अनाउंस किया जाता है कि व्हाट्सएप ने अपनी $1 की फीस हटा दी है और व्हाट्सएप दोबारा से एक फ्री एप्लीकेशन बन गया है। इसके पीछे ये रीजन बताया जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज थी जहां लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, तो वो इस $1 की फीस को पे नहीं कर पा रहे थे और कुछ लोग एक्चुअली में इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों यहाँ पर किसी ऐप को फ्री बनाना और भी यूजर बेस को डेवलप करने में मदद करता है, तो इन्होंने सोचा कि अगर हमें और यूजर्स में एक्सपैंड करना है तो हमें इस ऐप को फ्री बनाना होगा। इस ऐप को टोटली फ्री बनाने के बाद सवाल ये उठ रहा था कि कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल लगाया जाए कि जिससे पैसे कमाए जा सके। इस दौरान ये कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करेगा और वहां से कोई रेवेन्यू का सोर्स निकालने की कोशिश करेगा। इसी दौरान मार्क जकरबर्ग के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था अपने इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि व्हाट्सएप पर $19 बिलियन खर्च किए हैं, अब किसी तरीके तो वहां से पैसे कमाने पड़ेंगे। और मार्क जकरबर्ग ने प्रेशर बनाया व्हाट्सएप के फाउंडर्स के ऊपर और इन सब से तंग आकर व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने व्हाट्सएप कंपनी को छोड़ने का फैसला कर लिया। ब्रायन एक्टन ने सितंबर 2017 में अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया और उसी के कुछ महीने बाद जैन कॉम ने भी व्हाट्सएप को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि फेसबुक की जो राय है डाटा प्राइवेसी पर और जिस तरह का बिजनेस मॉडल फेसबुक थोपना चाहता है व्हाट्सएप पर, ये उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते और इसलिए अब ये व्हाट्सएप छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरह मार्क जकरबर्ग के पास 2018 के बाद व्हाट्सएप का पूरा कंट्रोल आ चुका था। ब्रायन एक्टन आगे चलकर नॉन प्रॉफिट सिग्नल फाउंडेशन की शुरुआत करते हैं, जिससे हमें मिलती है एक न्यू एप्लीकेशन सिग्नल। बहुत से लोग सिग्नल को व्हाट्सएप के साथ कंपेयर करते हैं और मानते हैं कि सिग्नल व्हाट्सएप से कई मायनों में बेहतरीन ऐप है क्योंकि ये आपकी डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्ट करती है। ये भी एक फ्री एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की तरह और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि व्हाट्सएप का आखिर हुआ क्या? मार्क जकरबर्ग ने इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल निकाला? 2018 में फेसबुक ने बिजनेस ऐप लॉन्च की। इस ऐप में बिजनेसेस अपने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो वेरीफाइड बिजनेसेस हैं वो अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज को लिंक कर सकते हैं इस बिजनेस प्रोफाइल से। यहाँ पर भी फेसबुक को प्रमोट करने का इन्होंने बेहतरीन तरीका ये निकाला, जो भी नए यूजर्स बिजनेस प्रोफाइल पर जाएंगे वो फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं सिर्फ एक क्लिक करने पर। हालांकि व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन कम्प्लीटली फ्री टू यूज है, लेकिन जो बिजनेस एपीआई है उससे पैसा कमाता है व्हाट्सएप। एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। और अगर आसान अल्फाज में एग्जांपल से आपको समझाऊं, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप उबर या क्रीम से टैक्सी बुक करवाते हैं तो फोन पर जो आप मैप देखते हैं उस मैप में गूगल का वाटरमार्क होता है। तो बेसिकली गूगल मैप अपनी सर्विस अपना एपीआई प्रोवाइड करता है उस एप्लीकेशन को। इसी तरह व्हाट्सएप अपना एपीआई बेचता है
बिजनेसेस को। लेकिन दोस्तों फेसबुक यहाँ पर भी नहीं रुका, बल्कि और तरीके ढूंढने लगा कि किस तरह व्हाट्सएप से और पैसे कमाए जाए। और तो और आने वाले वक्तों में हमें फेसबुक पर एड्स भी देखने को मिल सकती हैं। प्लान ये किया जा रहा है कि व्हाट्सएप की जो स्टेटस रील्स होती हैं वहां पर एड लगाई जाएंगी। और अगर बात की जाए कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करता है व्हाट्सएप फेसबुक के लिए, इसकी तो दोस्तों हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक कंपनी का एक हिस्सा है, तो इसीलिए फेसबुक व्हाट्सएप का अलग से रेवेन्यू ब्रेकडाउन नहीं दिखाता। लेकिन 2017 में एक एस्टिमेट जरूर किया गया था कि व्हाट्सएप के 1.3 बिलियन यूजर्स थे, तो इनका कहना था एवरेज रेवेन्यू पर यूजर व्हाट्सएप $4 से लेकर $12 तक जनरेट कर सकता है। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो व्हाट्सएप को एक ऐसी एप्लीकेशन बनाया जा रहा है जिस पर चीजें बेची और खरीदी जाएंगी, इस पर पेमेंट्स भी की जाएंगी, और तो और आने वाले वक्तों में आपको इस पर एड्स भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मार्क ज़करबर्ग का क्या प्लान है व्हाट्सएप के डेटा को लेकर, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुनासिब तो नहीं, लेकिन ये जरूर बताता चलूं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी हाल ही में। लोग सवाल उठाते हैं कि किस तरह आने वाले वक्त में व्हाट्सएप के डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि फेसबुक उस डाटा का इस्तेमाल करेगा और ज्यादा पैसे कमाने में। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप जरूर ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको ये व्हाट्सएप की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।